द डेविल ऑल द टाइम एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो अमेरिकन नोवेलिस्ट डोनाल्ड रे पोलोक के नॉवेल द डेविल ऑल द टाइम पर आधारित है। इस फिल्म को एंटोनियो कंपोस ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, ये फिल्म दिखलाती है कि कैसे सामान्य से दिखने वाले चेहरों के पीछे कई बार निर्दयी और बेरहम हैवानियत छुपी होती है, जिसका अंदाजा भी लगा पाना किसी सीधे साधे व्यक्ति के लिए नामुमकिन होता है। और ऐसे मासूम लोग उन कोल्ड ब्लडेड लोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बेरहम लोग अपने स्वार्थ और सनक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्वार्थी और बेरहम लोगों का अंत नहीं होता है, इनका भी अंत होता है। कई बार ऐसे लोगों का अंत उन्हीं के बिरादरी के लोग करते हैं और कई बार कोई नायक पैदा होता है जो इनका संहार करता है। दोस्तों, इस फिल्म के मेन लीड में है टॉम स्टैनली हॉलैंड। इसके साथ साथ कई बड़े और बेहतरीन एक्टर्स भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी एक्टिंग इस फिल्म में और भी जान डाल देती है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि फिल्म कम से कम 8 की रेटिंग डिजर्व करती है। दोस्तों, इस फिल्म में 6 मेन प्लॉट्स हैं। चलिए इन 6 प्लॉट्स को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर समझ में आएगी कि कैसे फिल्म के सभी प्लॉट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, फिल्म के अंदर कहानी 2 टाइम फ्रेम में चलती है। एक समय वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद का समय है और एक 1960s के आसपास का समय है, जब वियतनाम वार खत्म हुआ था। यहाँ हम सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद के टाइम फ्रेम की बात करेंगे। फिल्म के पहले प्लॉट में विलार्ड नाम के एक फौजी की कहानी है, जो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन फौज में शामिल था और साउथ पैसिफिक में जापानी फौज से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान उसे एक खौफनाक मंजर से गुजरना पड़ा है, जब एक अमेरिकन फौजी को क्रॉस पर टांग कर बुरी तरह से मार दिया गया था। जब विलार्ड और उसकी टीम उस फौजी के नजदीक पहुंचती है तो वे पाते हैं कि उसकी सांसें अभी तक चल रही है, लेकिन वे उस समय उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वो फौजी दर्द से कर्रा रहा है। विलार्ड उसे दर्द से कर्राता देख उसके सर पर गोली मार देता है। उस फौजी के लिए इससे बेहतर उस समय और कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह बात युद्ध के बाद भी विलार्ड को बेचैन करती रहती है। अमेरिका लौटने पर वो सार्लेट नाम की एक महिला से शादी कर लेता है। उससे उसे एक बेटा होता है जिसका नाम अर्विल है। हालांकि विलार्ड कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं है, लेकिन युद्ध की कड़वी यादों को भुलाने में प्रेयर उसकी काफी मदद करती है। वो अपनी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करता है क्योंकि उसे कैंसर है। विलार्ड ने अपने घर के बैकयार्ड में प्रार्थना करने का एक स्थान बनाया है, जहां वो हर दिन अपने बेटे अर्विल के साथ प्रार्थना करता है। जब अर्विल 9 साल का था, उसका पिता विलार्ड गांव के कुछ लोगों को बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि उन्होंने एक समय उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी। विलार्ड अपने बेटे अर्विल से कहता है कि दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, उनसे डरने के बजाय सही समय देखकर उनका सामना करना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, विलार्ड की पत्नी शार्लेट का कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। अब विलार्ड अर्विल के साथ रोज दिन और रात घर के बैकयार्ड में प्रार्थना करता है। एक दिन विलार्ड अर्विल के कुत्ते को मार देता है और उसकी बलि चढ़ाता है, इस उम्मीद में कि ईश्वर उसकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ले और उसकी पत्नी को जल्दी से जल्दी कैंसर से ठीक कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी शार्लेट की मौत हो जाती है। ये बात विलार्ड को बुरी तरह से तोड़ देती है और वो घर के पीछे बनाए प्रार्थना की वेदी के पास ही अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर लेता है। अर्विल, जो कि मात्र 9 साल का है, अनाथ हो जाता है और अपने पिता के चाचा ईयर्स्केल के घर रहने के लिए चला जाता है। ईयर्स्केल और एमा के घर में पहले से ही लेनोरा नाम की एक 7 साल की बच्ची रह रही है। ये बच्ची असल में हेलेन नाम की एक महिला की बेटी है। आज से ठीक 7 साल पहले हेलेन एमा के पास अपनी बेटी लिनोरा को छोड़कर अपने पति रॉय लेफर्टी के साथ प्रेयर करने जंगल की तरफ गई थी। लेकिन उसके बाद उसका और उसके पति का कोई अता पता नहीं चला। बाद में हेलेन और लेफर्टी की लाश मिली। उनके साथ क्या हुआ था, ये नेक्स्ट प्लॉट में पता चलेगा। रॉय लेफर्टी और उसका कजन एक प्रीचर है। वे धर्म प्रचार का काम करते हैं। उनके प्रचार का तरीका बहुत अलग है।
वे दूसरे पादरियों की तरह नहीं हैं। वे ईश्वर में अपने विश्वास को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चले जाते हैं। रॉय लेफर्टी का कजन एक बार ईश्वर में अपनी आस्था को परखने के लिए कि ईश्वर उसे कोई नुकसान नहीं होने देगा और उसे हर खतरे से बचाएगा, ढेर सारा पेस्टिसाइड खा लेता है। लेकिन ऐसा करने पर उसके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और वो पैरों से अपाहिज हो जाता है। इस घटना के बावजूद ईश्वर पर से उनकी आस्था बिल्कुल कम नहीं होती है, बल्कि उनका विश्वास और भी गहरा हो जाता है। एक दिन रॉय चर्च में प्रचार करते हुए अपने ऊपर ढेर सारी मकड़ियां डाल लेता है। वो ईश्वर पर अपने विश्वास को चर्च के लोगों के सामने दिखलाना चाहता है। वो दिखलाना चाहता है कि परख के देखो कि ईश्वर कैसा भला है। लेकिन इस दौरान मकड़ियां उसे बुरी तरह काटती हैं। हालांकि वह ऐसा प्रदर्शन पहले भी कर चुका है, पर इस बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मकड़ियों के काटने से उसका चेहरा किसी पंपकिन की तरह फूल जाता है। वो इतना शर्मिंदा होता है कि कई दिनों तक घर से नहीं निकलता है। वो एक कमरे में बंद हो जाता है और खूब प्रार्थना करता है। एक दिन उसे लगता है कि ईश्वर ने उससे बात की है और उससे किसी की आत्मा को शरीर से निकालने और दोबारा उसमें डालने की शक्ति दी है। वो उस दिन खुशी खुशी घर से निकलता है और अपनी पत्नी और कजन के साथ प्रार्थना करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। हेलेन अपने पति के साथ जाने से पहले अपनी बेटी लेनोरा को अपने पड़ोसी ईयर्स्किल और एमा के घर छोड़कर चली जाती है। जंगल में रॉय लेफर्टी अपनी पत्नी के गले में एक स्क्रू ड्राइवर से मारकर उसकी हत्या कर देता है और बाद में घंटों प्रार्थना करता है कि उसकी पत्नी की आत्मा को ईश्वर फिर से उसके शरीर में डाल दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उसका दिमाग शांत होता है, उसे उसके किए का एहसास होता है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसे जेल हो जाएगी और वो इससे बचने के लिए अपनी पत्नी की लाश को जंगल में ही दफन करके वहां से भाग जाता है। उसका कजन रॉय लेफर्टी के गुनाहों का गवाह है और बाद में वो पुलिस को सारी बातें भी बतलाता है। अब कहानी के तीसरे प्लॉट में आते हैं, जिसमें पता चलता है कि रॉय लेफर्टी को किसने मारा। रॉय लेफर्टी जब अपनी पत्नी की हत्या करके भाग रहा होता है, हाईवे पर किसी से लिफ्ट लेता है। उसे पता नहीं है कि उसने जिस कपल से लिफ्ट लिया है वो कोई साधारण लोग नहीं है। वे सीरियल किलर हैं। उन्होंने अब तक 50 लोगों की हत्या कर रखी है। इस जोड़े का नाम कार्ल और सैंडी है। कार्ल और सैंडी अपने शिकार को मॉडल कहते हैं, क्योंकि कार्ल जिस किसी का भी मर्डर करता है पहले उसकी तस्वीर खींचता है। लोगों के अंदर मौत का डर उसे ईश्वर की सच्ची मौजूदगी का एहसास दिलाती है। हालांकि सैंडी को यह सब पसंद नहीं है। छोटी मोटी चोरियां और लूट तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों को मारना उसे पसंद नहीं है। पर वो कार्ल का साथ भी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए उसके हर क्राइम में उसका साथ देती है। कार्ल को इस बात का एहसास हो चुका है कि सैंडी को अब इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो सैंडी के रिवॉल्वर में नकली गोलियां भरकर रख देता है कि कहीं सैंडी उसे मारकर भाग ना जाए। कार्ल और सैंडी हाईवे में हिचहाइकर्स को लिफ्ट देते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। वे केवल जवान शिकार चुनते हैं क्योंकि उनकी तस्वीरें अच्छी आती है। कार्ल और सैंडी की कहानी पर हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी हमें विलार्ड के बेटे अर्विल की कहानी समझनी चाहिए। रॉय लेफर्टी की हत्या के कई साल बीत चुके हैं। ये साल 1965 है। अर्विल 18 साल का हो चुका है और लिनोरा करीब 15 साल की है। अर्विल और लिनोरा एक ही परिवार में ईयर्स्किल और एमा के साथ रहते हैं। ईयर्स्किल और एमा अर्विल के पिता विलार्ड के चाचा और चाची हैं। अर्विल के लिए वे दादा और दादी की तरह हैं। अर्विल और लिनोरा असल में भाई बहन तो नहीं है, पर उनके बीच का रिश्ता किसी भाई बहन के रिश्ते से कम नहीं है। अर्विल किसी बड़े भाई की तरह लिनोरा की केयर करता है। स्कूल में जब कुछ लड़के लिनोरा को परेशान करते हैं, वो उन्हें बुरी तरह पीटता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने कभी उसके सामने गांव के लफंगों को पीटा था। जब अर्विल 18 साल का होता है, ग्रैंडपा ईयर्स्किल उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसके पिता की जर्मन पिस्टल उसे देता है। ये अर्विल के लिए उसके जीवन का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये बात बाद में साबित भी होती है। लिनोरा एक धार्मिक लड़की है। वो हर रोज अपनी माँ के कब्र पर प्रार्थना करने के लिए जाया करती है। इसी क्रम में उसकी दोस्ती चर्च के नए पास्टर प्रेस्टन टिगार्ड से हो जाती है। पास्टर एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन जल्द ही वो लेनोरा को अपने प्यार के झांसे में फंसा लेता है
और उसका फायदा उठाता है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उससे अपना सारा रिश्ता तोड़ लेता है। ये बात लेनोरा को अंदर से बिल्कुल तोड़ देती है, क्योंकि पास्टर उसका पहला प्यार था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आत्महत्या कर लेती है। जब अरविल को पता चलता है कि लेनोरा मौत के समय प्रेग्नेंट थी, वो जल्द ही समझ जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि लेनोरा केवल तभी अकेली होती थी जब वो प्रार्थना करने जाया करती थी। अरविल पास्टर के प्रति अपने शक को पुख्ता करने के लिए कई दिनों तक उस पर नजर रखता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि पास्टर का चक्कर दूसरी कई टीनेज लड़कियों के साथ है। एक दिन अरविल अपने पिता की बंदूक में गोलियां भरता है, और जब पास्टर चर्च में अकेला होता है उस हरामजादे की खोपड़ी उड़ा देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन हाईवे में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसे रास्ते में लिफ्ट लेनी पड़ती है। कार्ल और सैंडी को ऐसे ही किसी हिचहाइकर की तलाश होती है जो जवान हो और अकेला हो। वे अरविल को लिफ्ट देते हैं और थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद फ्रेश होने के बहाने गाड़ी हाईवे से थोड़े किनारे एक कच्ची सड़क पर ले जाकर रोक देते हैं। जब कार्ल कार से उतरता है तो अरविल उसके कमर पर बंधा रिवॉल्वर देख लेता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि कार्ल उस पर बंदूक तान पाता, अरविल उसे 2 बार शूट कर देता है। ना तो सैंडी और ना ही कार्ल को इस बात की उम्मीद थी कि वे खुद किसी दिन शिकारी से शिकार हो जाएंगे। सैंडी अरविल पर अपनी बंदूक तान देती है, लेकिन अरविल उसे मारना नहीं चाहता है। वो उसे पूरा मौका देता है कि वो बंदूक नीचे करके वहां से चली जाए, पर वो अपने रिवॉल्वर से अरविल पर शूट कर देती है और अरविल भी उस पर गोली चला देता है। चूंकि सैंडी की गन में नकली गोलियां भरी हुई है, शूट करने पर अरविल को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब अरविल गोली चलाता है, सैंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। चूंकि सैंडी के रिवॉल्वर में कार्ल ने नकली गोलियां भरी थी, जब वो अरविल पर गोली चलाती है तो केवल बुलेट का सेल ब्लास्ट होता है, उससे गोली नहीं निकलती है। इसे ब्लैंक कार्ट्रिज कहते हैं। ऐसी बुलेट फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, थिएटर में इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब हमें फिल्म का छठा प्लॉट समझ लेना चाहिए। सैंडी का बड़ा भाई, जिसका नाम ली बोडेकर है, एक करप्ट पुलिस वाला है। वो काउंटी में चुनाव लड़ रहा है। चुनाव जीतने के लिए वो काउंटी के माफिया से मिलकर काम कर रहा है। वो सबों को खुश रखना चाहता है। हालांकि उसे ये पता है कि उसकी बहन और उसका पति लूट और चोरी में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो दोनों सीरियल किलर भी हैं। एक दिन जब वो चुनाव प्रचार के सिलसिले में अपनी बहन के घर जाता है, उसे वहां उसकी बहन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो एक आदमी के साथ है। उसे तब ये समझ में नहीं आता है कि इस तस्वीर का क्या मतलब है। लेकिन एक दिन जब उसे रेडियो पर कॉल आती है कि हाईवे के किनारे उसकी बहन और उसके पति कार्ल की लाश मिली है, वो समझ जाता है कि हाईवे में कई सालों से जो मर्डर हो रहे हैं वो शायद यही दोनों कर रहे थे। कहीं ये बात ना खुल जाए, ये सोचकर वो सीधे अपनी बहन के घर जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। वहां उसे ढेर सारी तस्वीरें मिलती है जिसमें उनके विक्टिम्स की मौत से ठीक पहले और बाद की तस्वीरें हैं। वो ये सारी तस्वीरें जला देता है। वो चुनाव में किसी भी तरह का नेगेटिव प्रचार नहीं होने देना चाहता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि जिस तरह के बुलेट से पास्टर को शूट किया गया था, उसी तरह के बुलेट से उसकी बहन और कार्ल को भी शूट किया गया है, शेरिफ ली बोडेकर समझ जाता है कि उसे किसकी तलाश करनी है। वो अरविल की तलाश में लग जाता है। वो अरविल को ढूंढते हुए उसके पिता विलार्ड के गांव पहुंचता है, जहां वो कभी पोस्टेड रह चुका था। जल्द ही उसे अरविल का पता चल जाता है। वो उसे अपने पिता के घर के पीछे बनाए प्रार्थना की वेदी के पास ही मिलता है। वो अरविल को मारने के उद्देश्य से यहाँ आया है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन और उसके पति के सीरियल किलर होने की बात कहीं से भी सामने आए। वो अरविल को मारकर बात दबा देना चाहता है। अरविल उसे बतलाता है कि उसने पास्टर को क्यों मारा और उसकी बहन और कार्ल को क्यों मारा। ये सब उसकी मजबूरी थी। पास्टर अच्छा आदमी नहीं था। उसकी वजह से उसकी बहन की जान गई थी। अगर वो उसे नहीं मारता तो वो दूसरी लड़कियों के साथ भी वही सब करता जो उसने उसकी बहन के साथ किया था। वो बतलाता है कि कार्ल और सैंडी भी कोई अच्छे लोग नहीं थे, वे सीरियल किलर थे।
लेकिन शेरिफ ली बोडेकर को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ उसे मारने आया है और अरविल पर गोलियां चलाने लगता है। अरविल भी डिफेंस में गोलियां चलाता है, जिससे शेरिफ की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में अरविल अपनी बंदूक अपने पालतू कुत्ते की हड्डियों के समेत जमीन में गाड़ देता है। अरविल के पिता ने करीब 10 साल पहले अपनी पत्नी के कैंसर को ठीक करने के लिए अरविल के पालतू कुत्ते की बलि चढ़ा दी थी, इस उम्मीद में कि ईश्वर इस बलि को एक्सेप्ट करके उसकी पत्नी को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस रात जब अरविल की मां की कैंसर से मौत हो जाती है, अरविल रात में अपने पिता द्वारा बनाई गई प्रार्थना की वेदी के पास जाता है कि अपने कुत्ते को रिस्पेक्ट के साथ दफन कर सके। वो वहां देखता है कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। ये सब छोटे अरविल के लिए किसी ट्रैजिक सिचुएशन से कम नहीं थी। एक ही दिन में उसने अपनी मां और पिता दोनों को खो दिया था। आज 10 साल बाद जब वो वापस उस वेदी के पास मौजूद है, अपने कुत्ते की हड्डियों को रिस्पेक्ट के साथ दफन कर देता है और साथ में अपने पिता के रिवॉल्वर भी उसमें दफन कर देता है। शायद यहां से उसके जीवन की नई शुरुआत होगी, या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी एक फरार हत्यारे की तरह पुलिस से भागता हुआ बिताएगा। दोस्तों, फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म हमें यह दिखलाती है कि कैसे बुराई असाध्य सी लगती है। लगता है कि इसका अंत कभी नहीं होगा, लेकिन उसका भी खात्मा होता है। कई बार बुरे को बुरा मारता है और कई बार कोई अनजान सा नायक पैदा होता है जो अनजाने में ही बुराई का अंत कर देता है। दोस्तों, ये फिल्म इंग्लिश में है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।